नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है, रविवार विशेष का दिन है। सोचा तो ये था कि इस रविवार को विवेक रंजन अग्निहोत्री की जो फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, उसको पहले देख लूँगा, उस पर जो है वीडियो बनाऊँगा। बहुत से लोगों की मांग भी थी, लेकिन मैं अभी तक फिल्म देख नहीं पाया हूँ। अगले 2-3 दिन में ज़रूर देखूँगा, तब फिल्म पर जो है निश्चित रूप से एक और वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आज भी बात जम्मू कश्मीर की ही होगी और उन्हीं दिनों की घटनाओं की होगी, क्योंकि इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद से जिस तरह का विमर्श खड़ा करने की कोशिश हो रही, जिस तरह का नैरेटिव जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से इस फिल्म को एक तरह से रिजेक्ट करने की कोशिश हो रही है, जो तथाकथित मेन स्ट्रीम फिल्म मीडिया है, जो तथाकथित मेन स्ट्रीम बॉलीवुड है, जो चलाता है बॉलीवुड को, जिसको लगता है कि उसकी ये सल्तनत है, उसके बिना यहाँ पत्ता नहीं खड़केगा, वहाँ विवेक रंजन अग्निहोत्री ने गेट क्रैश किया है और बम्पर कमाई कर रही है उनकी फिल्म। सवाल ये नहीं है कि कितनी कमाई कर रही है, 100 करोड़ हो चुका है, 200 करोड़ होगा या उससे ऊपर जाएगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग जिस तरह से देख रहे हैं, जो लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं सिनेमा हॉल में, फिल्म देखकर इस तरह से व्यथित और रोते हुए लोगों के दृश्य जो है वो शायद ही कभी दिखाई दिए हों। हर इमोशनल सीन पर 1, 2, 4, 10%, 15% लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इस फिल्म को देखने वालों में जो भी अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं, शायद ही ऐसा कोई हो जिसकी आंखों में आंसू ना आए। दूसरी बात, लोग टिकट गिफ्ट करने को तैयार हैं अपने दोस्तों, अपने जो लोग नहीं खरीद सकते हों या जो नहीं खरीदना चाहते, उनको टिकट गिफ्ट कर रहे हैं कि ये टिकट लीजिए और देख कर आइए फिल्म। गुजरात की एक फिल्म, अभी मुझे नाम तुरंत भूल गया, गुजरात की एक फिल्म भी इसी समय रिलीज़ हुई है। गुजरात के फिल्म के प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म सिनेमा हॉल से विड्रॉ कर ली, कहा कि जो स्क्रीन हमें अलॉट की थी वो द कश्मीर फाइल्स को दे दीजिए। चेन्नई में ये फिल्म पहले दिन सिर्फ 3 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई, आज 26 स्क्रीन्स पर चल रही है और लगभग हाउसफुल चल रही है। ये ताकत है इस फिल्म की, ये ताकत विवेक रंजन अग्निहोत्री या इस फिल्म की भी मैं नहीं कहूँगा, ये ताकत है सच्चाई की। जब आप सच हिम्मत के साथ खड़े होकर कहते हैं, बिना डरे हुए कहते हैं, बिना कुछ छुपाए हुए, बिना उस पर कोई मुलम्मा चढ़ाए हुए, तब ये इस तरह के आपको रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है, और छलांग लगाई है किस चीज़ में? इस देश में इतिहास को, अतीत को, उसके सही संदर्भ परिप्रेक्ष्य और सही तथ्यों के साथ सामने रखने की उन्होंने हिम्मत दिखाई है कि हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार की बात जो है वो कही जा सकती है। लोग सुनने को, देखने को तैयार हैं। ये जो देश में पिछले 70-72 साल से लिबरल मीडिया ने, सेकुलर बुद्धिजीवियों ने और एक वर्ग ने बनाया है कि जो वो दिखाएंगे, जो सेकुलर है वही सही है, वही देखा जाएगा, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएगा, इसको नकार दिया है लोगों ने। ये फिर इस फिल्म की सफलता जो है, उसने एक नया फ्लड गेट खोल दिया है कि इस तरह की फिल्मों के लिए पूरी गुंजाइश है। इस तरह की फिल्मों, मतलब फिर से कह रहा हूँ, सच पर आधारित फिल्मों के लिए, जो सच्चाई को बयान करती हो, जो बिना छिपाए, बिना डरे हुए बात कहने की हिम्मत रखती हो जो फिल्म। अब सवाल ये है कि इस फिल्म को लेकर तरह तरह की इसके खिलाफ अभियान चलाने की कोशिश हो रही है। जो तथ्य हैं उनको गलत बताने की कोशिश हो रही है, उन पर सवाल उठाने की कोशिश हो रही है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी हिंदुओं पर अत्याचार की बात होगी, जब भी पीड़ित हिंदू की बात होगी, तब उसे हेट मॉन्गर के रूप में दिखाया, बताया जाता रहेगा। ये है बॉलीवुड का इतिहास, ये है इस देश के इतिहासकारों का इतिहास। तो ये पहली फिल्म है जो इसको, इस सोच को, इस व्यवस्था को चुनौती दे रही है। इसलिए इस फिल्म को देखना चाहिए। ये फिल्म सच्चाई बता रही है, इसलिए इस फिल्म को देखना चाहिए। पिछले 90 से लेकर अभी तक 32 सालों में
जिस सच्चाई को दबाया गया उस सच्चाई को ये फिल्म लेकर सामने आई है, इसलिए इस फिल्म को देखना चाहिए। ये फिल्म बताती है कि उस समय के हुक्मरानों ने किस तरह से हिंदुओं पर हुए इतने बड़े अत्याचार, नरसंहार को सामान्य घटना के रूप में दिखाने बताने की कोशिश की। अब कई सवाल उठ रहे हैं। पहले आपको कुछ घटनाएं बता दें कि इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर में कैसे हुई। देखिए, जम्मू कश्मीर में इसकी शुरुआत जो है वो तो काफ़ी समय से हो रही थी। माहौल इस तरह का बनाया जा रहा था, जिस तरह की राजनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जिस तरह से कांग्रेस सहायक थी, उसमें ये परिस्थिति धीरे धीरे बन रही थी। लेकिन पहली आतंकी घटना 1988 में हुई। उसके अलावा श्री टपलू की हत्या हुई सितंबर 1989 में। अब आप अगर जम्मू कश्मीर का और कश्मीरी पंडितों और कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचार की सारी कहानी जानना चाहते हैं तो आपको सितंबर 1989 से उसके बाद जो घटना हुई है 19 जनवरी 1990 की 1990 को, तब तक के इतिहास पर, उसकी घटनाओं पर, उस समय की खबरों पर ध्यान देना होगा। 1987 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, साझा सरकार बनी। फारूक अब्दुल्ला उसके मुख्यमंत्री बने और उसके बाद से ये शुरू हुआ खेल आतंकवाद का। 1989 में जुलाई से सितंबर के बीच में पहला बड़ा जत्था पाकिस्तान से आया आतंकवादियों का, ट्रेंड जत्था, जिसमें 70 आतंकवादी थे और उन 70 के 70 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया। और फिर क्या हुआ? उसको फारूक अब्दुल्ला और केंद्र में राजीव गांधी की सरकार ने रिहा करा दिया। मैं जानबूझ के राजीव गांधी की सरकार का नाम ले रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि जो है कानून व्यवस्था राज्य का मामला होता है, लेकिन इतना बड़ा कदम मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री जिसकी सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही हो, अकेले नहीं ले सकता है। तो निश्चित रूप से इसके लिए, और अगर मान लीजिए कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने तौर पर लिया ये कदम इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादियों को रिहा कराने का, तो सवाल क्या पूछा राजीव गांधी की सरकार ने उनसे? जवाब तलब किया गया क्या? उस पर कोई इंक्वायरी हुई क्या? उसकी कोई जांच हुई क्या? उसकी कोई रिपोर्ट आई क्या? अगर मिली भगत नहीं थी तो ये सब होना चाहिए था, स्वाभाविक तौर पर होना चाहिए था, नॉर्मल कोर्स में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो 70 आतंकवादी जो रिहा हुए, उन्होंने अलग अलग अपने संगठन गुट बनाए और बरसों तक, बल्कि कहें दशकों तक जो है जम्मू कश्मीर में आतंक का कहर बरपाते रहे। ये देन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस और उसके उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नीतियों की। अब आप देखिए, जम्मू कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ रहे थे। 19 जनवरी 1990 को मस्जिदों से, दूसरी जगहों से अनाउंस किया गया, घोषणा की गई कि अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो या तो धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो अपनी बीवी बेटियों को छोड़कर, बहन बेटियों को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। उसके बाद जो तांडव हिंसा का शुरू हुआ, तो न तो राज्य की सरकार ने कुछ किया, न केंद्र की सरकार ने किया। अब एक आज इस समय जो है, इस फिल्म के आने के बाद कहा जा रहा है कि उस समय तो सरकार जो है वीपी सिंह की थी और केंद्र में, और गवर्नर जो थे वो जगमोहन थे। जगमोहन बीजेपी के आदमी हैं। उस वीपी सिंह की सरकार को भाजपा का समर्थन था। भाजपा ने क्या गलतियां की, क्या पाप किए हैं, उसकी भी बात करूंगा, लेकिन फिल्म देखने के बाद, आज उस पर बात नहीं करूंगा। अब आप घटनाक्रम देखिए, टाइमलाइन देखिए उसकी। 19 जनवरी को ये नरसंहार होने वाला है, ये हिंसा का तांडव होने वाला है, ये फारूक अब्दुल्ला को अच्छी तरह से मालूम था। 18 जनवरी को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी। 18 जनवरी को उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और बहाने से लंदन भाग गए, इलाज कराने के बहाने से। कई साल बाद लौट कर आए, डरे हुए थे, लेकिन उनका डर बेवजह था। कोई उनको कुछ करने वाला नहीं था, न तो कांग्रेस पार्टी की सरकार, न उसके बाद आने वाली सरकारें। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी की इतनी इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि लोग मानते हैं, जो भी सत्ता में हैं, जो भी पार्टियां रही हैं, कि हिंदू के खिलाफ कुछ अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ, तो वो हिंदू एक्सपेंडेबल है,
उसकी बलि दी जा सकती है, उसको जो है इग्नोर किया जा सकता है। इसी कारण फारूक अब्दुल्ला की हिम्मत हुई लौटकर फिर भारत आने की। अब सवाल यह है कि जगमोहन 26 अप्रैल 1984 यानी 26 अप्रैल 1984 से 11 जुलाई 1989 तक गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के। किसने अपॉइंट किया? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी से जगमोहन का क्या संबंध था? याद कीजिए, इमरजेंसी के दिनों में जो जामा मस्जिद के आसपास हुआ, तुर्कमान गेट की जो घटना, बड़ी मशहूर घटना है, वो सब जगमोहन ने कराई थी। जगमोहन का उस समय तक भाजपा से कोई लेना देना नहीं था। जगमोहन को 19 जनवरी को, जिस दिन ये घटना हो रही थी, उस दिन फिर से अपॉइंट किया गया जम्मू कश्मीर का गवर्नर। वीपी सिंह की सरकार थी, इस वजह से अपॉइंट किया कि वो 5 साल से ज़्यादा वहाँ गवर्नर रह चुके हैं, वहाँ की परिस्थिति से वाकिफ़ हैं। सवाल ये था कि उनको हटाया क्यों गया था। फिर उनको भेजा गया, 22 जनवरी को वो पहुँचे वहाँ, तब तक सब कुछ हो चुका था। सवाल ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उस सरकार को भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, यानी वीपी सिंह की सरकार को, भाई उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनकी ज़बान पर ताला क्यों लग जाता है ये कहने में कि उस सरकार को लेफ्ट पार्टियों का भी समर्थन था। बीजेपी को आप दोष दे रहे हैं, चलिए ठीक है, बिल्कुल सही मान लेता हूँ एक बार में, लेकिन लेफ्ट पार्टियों का भी तो समर्थन था। जनता दल की तो सरकार ही थी, उनकी तो सरकार ही थी, उनकी जिम्मेदारी किसकी थी? राज्य में सरकार किसकी थी? कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। 18 जनवरी तक तो उन्हीं की सरकार थी। तो उस समय तक जो हो रहा था उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए वीपी सिंह जिम्मेदार हैं, जगमोहन जिम्मेदार हैं, या फिर बीजेपी जिम्मेदार है? तो ये सब कोशिशें हो रही हैं कि किस तरह से ये फिल्म जो तथ्यात्मक रूप से सही है, और तथ्यात्मक रूप से सही की बात जब कर रहा हूँ तो जम्मू कश्मीर कैडर के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस ऑफिसर NC अस्थाना कह रहे हैं कि जो फिल्म में दिखाया गया, वो फिल्म देख कर आए, कह रहे जो फिल्म में दिखाया गया है सच्चाई उससे और ज़्यादा है। वो कह रहे हैं जिस तरह की घटनाओं का जिक्र किया गया है उससे ज़्यादा भयानक घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते। उनका कहना है हम ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से बंधे हुए हैं, हम और हमारे जो कश्मीरी पंडित साथी हैं वो सब, इस अधिकारी जो हैं वो इस एक्ट से बंधे हुए हैं, इसलिए हम चुप हैं। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP शेषपाल वैद, SP वैद, वो कहते हैं कि इस पूरी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी की सरकार जिम्मेदार थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 19 जनवरी 1990 को जो कुछ हुआ उसकी तैयारी जुलाई से दिसंबर 1989 के बीच में की गई। अब आप देखिए, इतनी बड़ी घटना, इतिहास के इतने बड़े नरसंहार पर फिल्म बनती है। फिल्म जगत में जो लोग आर्ट की तारीफ़ करते हैं, जो सही बातों की तारीफ़ करते हैं, उनमें आप सन्नाटा देखिए। दरअसल वो सही और आर्ट की बात नहीं करते, वो एक विचारधारा, एक एजेंडा को आगे बढ़ाने वाले लोग। उनको लग रहा है कि ये उनके एजेंडे को सूट नहीं करता, उसके खिलाफ है। चुप्पी देखिए, जिन खान बंधुओं को भारत में डर लगता था वो इस फिल्म पर बोलने से डर रहे हैं। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकला है, केवल आमिर खान ने इतना एक सामान्य सी बात कही है कि फिल्म जो है बहुत अच्छा कर रही है और मैं इस फिल्म की टीम को जो है बधाई देता हूँ। फिल्म के बारे में नहीं कहा है, फिल्म नहीं देखी है। और महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, मुंह पर ताला लग गया है। अब उनकी पत्नी ने लगा दिया है, बेटे ने लगा दिया है, बहू ने लगा दिया है, या शुद्ध और शुद्ध आर्थिक लाभ। इस उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी जो लालच है पैसे का, डर क्या है? सिर्फ इतना है कि अगर बोलूँगा तो बॉलीवुड का जो ये एस्टेब्लिशमेंट है वो शायद फिल्में न दे, काम न दे। इतना पैसा, अकूत पैसा होने के बावजूद पनामा में भेजने की ज़रूरत पड़ रही है। पता नहीं सही है कि गलत है, नाम तो आया है और जांच भी हो रही है। ऐसे लोग भी बोलने से डर रहे हैं, उस फिल्म पर कोई प्रतिक्रिया देने से डर रहे हैं। अरे यही कहते कि खराब बनी है, ये गलत है, ये झूठ है, कुछ बोलने की हिम्मत तो करते।
लेकिन ऐसे कायर लोगों से आप इस तरह की बात की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इस फिल्म ने, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने पूरे बॉलीवुड को एक्सपोज किया है कि ये पूरा जो तंत्र है ये भारत विरोधी तंत्र है। इस बात को इस्टेब्लिश किया है। ये जो पूरा बॉलीवुड का ताना बाना है ये एक धर्म के विरोध में और इस देश के विरोध में काम करता है। जो भी एजेंडा इस देश के खिलाफ जाता हो उसके समर्थन में खड़ा नज़र आता है। इनको भारत में डर लगता है, ये खान बंधु बताएं या उनका समर्थन करने वाले बताएं कि मुसलमान भारत से ज़्यादा कौन सा दुनिया का ऐसा देश है जहां ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन भारत के खिलाफ बोलना है, भारत को दुनिया में बदनाम करना है, इसलिए ये बोला जाएगा। इस फिल्म ने एक बार फिर से, और ये बार बार होता रहा है, एक बार फिर से ये जो फ्रॉड, ये जो धोखे की बात चलाई जाती है गंगो जमुन तहजीब की, उसकी धज्जी उड़ाई है। इस देश में कोई ऐसी गंगो जमुन तहजीब नहीं है। ये सेकुलर लोगों का बनाया हुआ ऐसा यंत्र है जो हिंदुओं को चुप कराने के लिए है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण को सही साबित करने के लिए है। अगर इस देश में गंगो जमुन तहजीब होती तो इस देश का बंटवारा ना होता। धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ इस देश का। उसके बाद इस तरह की बात कहने के लिए बड़ा जिगर चाहिए और बड़ी बेशर्मी चाहिए और बड़ी मोटी चमड़ी भी चाहिए। वही लोग इस बात को इस तरह से बोल सकते हैं। वरना जो कुछ हुआ आज़ादी से पहले, आज़ादी के समय, बंटवारे के समय, उसके बाद, सब कुछ देखते हुए उसके बाद इस तरह की बात करना, और जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार, उनकी हत्या आज से नहीं 1948 के बाद से लगातार होती रही है। ऐसी घटनाएं होती रही हैं। आप किसी भी देश में ये कल्पना भी कर सकते हैं कि उस देश के बहुसंख्यक की जो धार्मिक आस्था हो, धार्मिक आस्था का स्थान हो, धार्मिक पर्व हो। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वहीं की बात करूँगा। अमरनाथ यात्रा, उसको भारी सुरक्षा बलों और सेना के सुरक्षा प्रबंध में श्रद्धालु जा पाते हैं। ये बात किसी और देश में हो सकती है? उसके बाद भी हमले होते हैं। 2000 में, सन 2000 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब 89 से 105 तीर्थयात्रियों के मारे जाने का आंकड़ा है। ये सरकारी आंकड़ा है, उसी को सही मान लें। अमरनाथ यात्रा के लिए, अपने एक तीर्थ स्थल पर जाने के लिए उसकी सज़ा मिल रही है, और उस अमरनाथ यात्रा से जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, ख़ास तौर से चूँकि मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो मुसलमान जो हैं, उनकी जो गरीब मुसलमान है उसकी साल भर की कमाई उसी अमरनाथ यात्रा के लिए जो यात्री आते हैं वो जो खर्च करते हैं उससे होती है। इसके बावजूद वहाँ हमेशा संगीन के साए में ये तीर्थ यात्रा होती है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए डरा हुआ कौन है, डरा कौन रहा है। लेकिन इस देश में विमर्श किस तरह से बनाया जाता है। गोधरा में 58-59 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है ट्रेन की बोगी में, और ये विमर्श बनाने की कोशिश होती है निहायत बेशर्मी के साथ कि ये खुद ही हिंदुओं ने किया है। अब आप कल्पना कीजिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। तो फिल्म देखने के से पहले मेरा कहना है कि फारूक अब्दुल्ला अभी हैं, जीवित हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो कुछ 19 जनवरी 1990 को हुआ, भारत सरकार को चाहिए कि जो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कारण जो तथ्य नहीं आ पा रहे हैं बाहर, वो सामने आए। उस समय इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्ट थी, उस पर राज्य सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया। इस नरसंहार के बाद राजीव गांधी और गवर्नर, या उससे पहले राजीव गांधी और राज्य के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बीच क्या पत्र व्यवहार हुआ, क्या कम्युनिकेशन हुआ, ये सब बाहर आना चाहिए। पूरा सच तभी बाहर आएगा। ये, और इस पूरे सच को बाहर आने के लिए ज़रूरी है कि सरकार इस संदर्भ में जो है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जितना संभव हो सके इस मुद्दे को लेकर
ढील दे और उन तथ्यों को बाहर लाए। क्योंकि इसका जो है, अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया जो 30-32 साल से छुड़ा हुआ था, तो इसके नतीजे और गंभीर होंगे। तो बात ये नहीं है, ये फिल्म इसलिए मत देखिए, ये विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बनाई है और सत्य पर आधारित है, सच पर आधारित है। ये फिल्म इसलिए आप देखिए, इसलिए भी देखिए कि ये फिल्म अतीत का, इतिहास का आईना तो दिखाती ही है, किस तरह से सच को दबाया गया है ये तो बताती ही है, लेकिन भविष्य का एक संकेत भी देती है कि अगर आप नहीं समझे तो आने वाला समय क्या होने वाला है, ये भी ये फिल्म बताती है। तो आज के अंक में इतना ही। फिल्म देखने के बाद इस फिल्म पर एक बार फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।